मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज अपना टॉपिक है मौलिक अधिकार। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर पेपर सेकंड का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। मूल अधिकारों की वर्तमान में संख्या 6 है, जो निम्न है, जिसमें पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम इनका विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है एवं समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध किया गया है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस अनुच्छेद के प्रथम भाग के शब्द कि कानून के समक्ष समान ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि औचित्यपूर्ण आधार पर कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यदि कानून कर लगाने के संबंध में धनी और गरीब में और सुविधाएं प्रदान करने में स्त्री और पुरुषों में भेद करता है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 के अनुसार। कानून के समक्ष समानता के साथ साथ अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्त्री या पुरुष, क्षेत्र के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सभी नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नान गृहों, सड़कों आदि के प्रयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या क्षेत्र किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट है छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए छुआछूत का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि छुआछूत का अंत किया जाएगा और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है। छुआछूत से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। हिंदू समाज से छुआछूत के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में दंडनीय अपराध या अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, जो पूरे भारत में लागू होता है। इस कानून के द्वारा छुआछूत एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 18। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी, जो सामाजिक जीवन में अंतर उत्पन्न करती थी या भेद उत्पन्न करती थी। अतः नवीन संविधान में इनका निषेध किया गया है। अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। नेक्स्ट, दूसरा है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इनका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। इसमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है और अब 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं, जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने या अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के आधार पर एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। नेक्स्ट है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्र के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है। इसके द्वारा या उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। भारत के संविधान द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकती है। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार है। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में
उचित प्रतिबंध लगा सकती है। इसी के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा की गई यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान ने सभी नागरिकों को व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किसी व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी भी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर जो निकटतम न्यायाधीश है उसके सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू होंगे। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर। द्वितीय, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। नेक्स्ट जो अधिकार है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत है। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं कि शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें निम्न व्यवस्थाएं हैं, जैसे मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक। अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है या बेगार तथा इसी प्रकार की अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम को निषेध किया गया है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजनों, खेतीहार, श्रमिकों या स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित किया गया है। नेक्स्ट, बाल श्रम का विरोध या निषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 24 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखाने, खान या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चे को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975,
1976 में कुछ कदम उठाए गए और 1996-97 में न्यायालयों ने बाल श्रम के निषेध पर बल दिया गया। अतः प्रशासन बाल श्रम की स्थिति समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। नेक्स्ट, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इनका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इन अनुच्छेदों में प्रदत्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख करते हुए अधिक व्यापक शब्दों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को ध्यान में रख करके किया गया है। इस संबंध में निम्न व्यवस्था है। अंतकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म स्वीकार करने, उसका अनुसरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों या अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा। अर्थात इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, जिसमें निम्न है: धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। वस्तुतः अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 26 का एक उप सिद्धांत मात्र है। नेक्स्ट है 5वां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हमारे संविधान के द्वारा भारत में सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह भी कहा गया है कि किसी भी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म, भाषा या इनमें से किसी भी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया है, उसके संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि इससे अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई भी आघात नहीं पहुंचाएगा। लास्ट जो छठा मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संविधान के मूल अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मूल अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया है, जिसका अर्थ है कि नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं।
इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैध घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 32 को छोड़ करके मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं, जिसके लिए प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, जिसमें पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। धन्यवाद।